ये हमारा सीयूटी करंट अफेयर का लेक्चर 2 होगा और आज के लेक्चर में हम कुछ पिछले साल के क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि जब भी मैं आपको करंट अफेयर बताता हूँ तो यही बोलता हूँ कि आपको पिछले साल के क्वेश्चनों को एनालाइज करना चाहिए। उसका रीज़न एक ये होता है कि आप प्राइवेट वाला के चक्कर में फंस जाओगे और वो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएगा। हो सकता है फालतू के क्वेश्चन कराए। ऑफ कोर्स फालतू क्वेश्चन तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन इतने भी डेप्थ में नहीं जाना चाहिए। जितना लेवल है आपका उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है। तो प्राइवेट वाला तो आपको फंसा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगे कि क्वेश्चन पेपर मुश्किल आता है, इसलिए वो आपको फंसा कर रखना चाहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। ये सारे 2023 के क्वेश्चन है। और यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि किस फॉर्म में सेलिब्रेट की जाती है, पराक्रम दिवस के रूप में या नेशनल यूथ डे के दिवस में या हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। फिर यहाँ पर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, 17th एडिशन का प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था। ये हर 2 साल में जो है सेलिब्रेशन होता है इसका। तो कहाँ पर हुआ था? तो 2007 ये जब ये 17th नंबर का हुआ था, तो ये तो मध्य प्रदेश में हुआ था। अब जो अब हुआ है, क्योंकि ये 2 साल के बाद होता है, तो उसके 17 के बाद अब हुआ है, 2023 में हुआ था। अब तो हम अपना ये करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन आपको जरूर देखने चाहिए। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डेट्स डेज अकॉर्डिंग टू दियर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जनवरी में पहला कौन सा डे आता है, उसके बाद में फरवरी, फिर मार्च, इस टाइप से देखना है। क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप समझ जाना कि वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी आपको सभी डेज के बारे में पता होना चाहिए। कोई कौन सा डेज किस डेट को आता है, आपको उसमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो देखो, ये जो क्वेश्चन, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जामर फ्रेम कर रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन ये मुश्किल क्वेश्चन है। तो मैंने आपको इसमें से कुछ सारी चीजें, कुछ जैसे इंटरनेशनल वुमेन डे काफी इंपॉर्टेंट है, ये बताया था मैंने। देखो यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछ भी लिया है। तो अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला हमारा जो करंट अफेयर है वो इसरो से रिलेटेड है। तो इसरो के अंदर सॉरी, इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था स्पार्डेक्स। देखो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इस एस पी ए इसका मतलब हो गया स्पेस, डी का मतलब हो गया डॉकिंग, और ई का मतलब एक्सपेरिमेंट। तो पूरे को मिलाकर यहाँ पर पड़ता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। देखो ये एक इसरो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब अपनी जो टेक्नोलॉजी है इसरो ने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। टेक्नोलॉजी किस टाइप की? स्पेस में दो स्पेस क्राफ्ट भेजे जाएंगे, और उन स्पेस क्राफ्ट को दोनों अलग अलग होंगे। उन दोनों स्पेस क्राफ्ट को डॉक कराना था, मतलब एक दूसरे में जोड़ना था। समझ गए आप? तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये सभी देशों के पास नहीं है। कुछ ही चुनिंदा देश हैं उन्हीं के पास है, जैसे कि रशिया के पास है, यूएसए के पास है और चाइना के पास है। तो इंडिया को ये टेक्नोलॉजी, अब क्योंकि इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करना था, पूरे वर्ल्ड को दिखाना, तो अब इंडिया फोर्थ मेंबर बन गया है। फोर्थ मतलब कि चौथे नंबर की कंट्री बन गई जिसके पास ये जो इस टाइप की टेक्नोलॉजी है। देखो ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, ये बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी होती है। अगर आपको स्पेस को डोमिनेट करना है तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी वो आपके पास होनी ही चाहिए। और इन अभी तक वर्ल्ड में केवल 3 कंट्रियां हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, और चौथे नंबर की होगी यहाँ पर इंडिया। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ये जो, या तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है या फिर शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ये जो मिशन था ये किसका था। देखो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये इसरो का था, या ये नासा का था, किसी या जापान की जो स्पेस एजेंसी उसका था, या रशिया की स्पेस एजेंसी उसका। तो इस टाइप से ऐसे बहुत सारे नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और उनमें अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसी के नाम दिए जाते हैं। तो ऐसा लगता है शायद इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक आपको शायद मैंने यहाँ पर ये इसको इंक्लूड नहीं, हाँ देखिए यहाँ देखो, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था इसरो से रिलेटेड। तो इसरो ना 2023 में पूछा था, तो वहां पर इसरो ने एक जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो जो है ऑर्गेनाइज किया था, तो उससे रिलेटेड पूछा गया। तो आपको इसरो के बारे में पता होना चाहिए कि इसरो के चेयरमैन अभी नए कौन बनाए गए। मैंने आपको बताया है कि इसरो के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। तो ये हमारा इसरो से रिलेटेड करंट अफेयर हुआ। अब बात करते हैं वर्ल्ड हिंदी दिवस। तो वर्ल्ड हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये फैक्चुअल चीज है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन एनालाइज किए, अभी तक थीम नहीं पूछी गई है, कि जैसे थीम पूछी जाती है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में,
लेकिन सीयूटी के अंदर थीम नहीं पूछी गई, उसके अंदर बस डे के बारे में ही पूछ रहा है कि कौन सा, जैसा वर्ल्ड हिंदी दिवस कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, तो बस यही पूछा है उसने। उसकी क्या थीम थी उस, ये नहीं पूछा है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हर साल 10 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, देखो ये जो करंट अफेयर है, मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। देखो, आपको बहुत बड़ी करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इस पर आप पूरा का पूरा पीएचडी करो, क्योंकि आप सीयूटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो थोड़ी-सी चीज़ें आपको मतलब थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो करंट अफेयर, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 के अंदर। तो देखो यहाँ पर एक यूनियन कार्बाइड प्लांट था। तो यूनियन कार्बाइड इंडियन, इसका पूरा नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट। तो यहाँ पर पेस्टिसाइड बनाए जाते थे। अब इस प्लांट के अंदर अभी तक ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, लेकिन हाँ, कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से यहाँ से गैस लीक हो गई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस बहुत बहुत मतलब ये दसियों बार क्वेश्चन आ चुका है, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, और चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कितने पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है कि दो क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं। एक तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा गया है इस जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, इस कि भाई ये जो आपको पेस्टिसाइड प्लांट का नाम नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कौन सी गैस रिलीज हुई है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन होता है, कौन से साल भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछे। दो क्वेश्चन तो बहुत बहुत बार पूछे गए। देखो, आपसे बहुत कम चांस है कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट पूछा जाए। ये जरूर पूछा जाएगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन से साल हुई थी। और दूसरे नंबर का सबसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये गैस रिलीज हुई थी। इसकी वजह से देखो, यहाँ पर आंकड़े अलग अलग हैं। अगर आप विकिपीडिया देखोगे तो वहाँ पर आंकड़े अलग है, आप कोई दूसरा न्यूज़पेपर देखोगे तो वहाँ पर आंकड़े अलग है। यहाँ से जो मैंने मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर रखी है, वो एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, जहाँ से आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि 5479 लोगों की डेथ हुई थी। ये याद करने की जरूरत नहीं, बस कौन सी गैस रिलीज हुई थी, कौन सी डेट की हुई थी, ये याद करनी। क्योंकि अभी देखो करंट ये जो है न्यूज में इसलिए है क्योंकि वहां से 337 टन्स जो वेस्ट मटेरियल है उसको वहां से ट्रांसफर करके किसी ऐसी जगह भेजा गया है जहां पर उस वेस्ट मटेरियल को जलाया जा सके। क्यों? देखो, उसका एक रीजन ये है कि यहाँ से आपको मैं ये दिखाऊं, ये जो वेस्ट मटेरियल था ये काफी टाइम से बंद पड़ा था, 40 साल हो गए। इसकी वजह से ये हो रहा था कि वहाँ जो पानी था या सॉइल थी, वो धीरे धीरे कंटामिनेट हो रही थी। तो आसपास के जो रहने वाले लोग थे उसको कहीं ना कहीं इसका उनका मतलब कंटामिनेशन का असर पड़ रहा था, चाहे पानी हो। तो ऐसे कैंसर जैसी बीमारी, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, स्किन की बीमारी हो जाती है, कैंसर की बीमारी हो जाती है। तो इस टाइप की बीमारी वहाँ पर जो है लोगों को हो रही थी। तो ये बहुत टाइम से मतलब आप सोचो कि इतना लंबा टाइम नहीं लेना चाहिए था, इसको तो ख़त्म कर देना चाहिए। इवन अभी जब इसको यहाँ से इनकी सफाई हो रही थी तो पूरा मतलब पुलिस फोर्स लगाई हुई थी, और जहाँ से लेकर इसको ले जाना था और जहाँ जिस प्लांट में इसको ले जाना था वहाँ तक पूरी जो है इसको पुलिस फोर्स के थ्रू लेकर जाया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा था। ये लोग उठाने नहीं दे रहे थे और ले जाने नहीं दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ये किसी भी वजह से प्रोटेस्ट हो जाता या फिर वहाँ से जो मटेरियल लीक हो जाता है तो वो कंटामिनेशन करता है, तो ऐसे लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, जिन्होंने जो बहुत ही मासूम से बच्चे होते हैं या फिर ओल्डर हो या किसी भी टाइप के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारी करंट अफेयर है वो प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड है। देखो, मैंने आपको दिखाया कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। उसने ये पूछा था कि जो 70वें नंबर, सॉरी 17th नंबर का जो प्रवासी भारतीय दिवस था, कौन से सिटी में सेलिब्रेट उसको किया गया था। मध्य प्रदेश में हुआ था वो, इंदौर में। तो यहाँ ये था। अब ये क्वेश्चन तो अब नहीं आएगा, पर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, प्रवासी भारतीय दिवस 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता। पहले हुआ था 2023 में, अब 2025 में हुआ। तो 2025 में इसको 18वें नंबर का था प्रवासी भारतीय दिवस। कौन से शहर में हुआ? भुवनेश्वर हुआ। दो तीन चीजें आपको याद रखनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आ सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट क्वेश्चन करके पूछे जाएंगे। हाँ, ये बहुत कम चांस है कि आपसे थीम पर क्वेश्चन पूछा जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने रख दिया। एक बार अगर आता भी है क्वेश्चन थीम पर तो आप एक बार पढ़ के चले जाना। अगर याद आ गया तो ठीक है। थोड़ा सा देखो, जब भी आप थीम से रिलेटेड थीम को तैयार कर रहे हो तो उसको पहले रिलेट करके देखो। जैसे कि
यहाँ पर जो थीम थी वो डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा किसको बोलते हैं? ऐसे लोग जो पहले भारत के सिटीजन थे लेकिन वो किसी दूसरे देशों में चले गए, वहाँ रहते हैं लेकिन वहाँ से काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं भारत के डेवलपमेंट में, भारत को आगे बढ़ाने, भारत की सोसाइटी को आगे ले जाने में बहुत अपना योगदान देते हैं। तो इसीलिए उसी बेसिस पर थीम को रखा गया है कि जो इंडिया का जो इंडिया जो इंडियन डायस्पोरा है, वो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है भारत को विकसित या डेवलप कंट्री बनाने में। तो ये यहाँ आपको ये मैंने पीछे यहाँ पर 2-3 लाइनें नीचे लिखी हैं। तो देखो ये जो 8 तारीख से स्टार्ट होता है, 8 जनवरी से 9 जनवरी और 10 जनवरी 3 दिन सेलिब्रेट होता है। तो जो देखो बनाया क्यों जाता है, सेलिब्रेट क्यों जाता है? जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा है प्रवासी भारतीय दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी को अफ्रीका से इंडिया के अंदर इंडिया को रिटर्न हुए थे। तो इसी दिन 1915 के अंदर तो 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से महात्मा गांधी इंडिया के अंदर आए थे और मुंबई के जो मुंबई शहर है वहां पर आए थे सबसे पहले। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में वैसे नहीं पूछा जाएगा, ये पीसीएस वाले होते हैं जो पीसीएस वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बाल की खाल में से क्वेश्चन निकाल निकाल कर पूछते हैं। तो वहां पर आपके लिए तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और मैंने आपको दिखाया भी है। मैं ऐसा नहीं कि कोई ऐसा आपको बना सना के कह रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपसे क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है, थीम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा उससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, वैसे तो बहुत ही कम चांस है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, कि जब भी ये प्रवासी भारतीय दिवस होता है तो वहां पर किसी न किसी जो चीफ गेस्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है। और ये जो चीफ गेस्ट होते हैं ये भी हमारे पास मतलब जो इंडियन डायस्पोरा का कोई एक पर्सन होता है। तो अगर इनका नाम आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो वेल एंड गुड। वैसे तो बहुत कम चांस है पूछा जाए। क्रिस्टीना कार्ला कांगलो तो कांगलू, तो ये जो है प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ ट्रिनाड और टोबागो। ये एक आइसलैंड है, तो वहाँ की है, छोटा सा आइलैंड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर आपको याद रहे तो ठीक है। देखो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के जो लोग हैं, भले से इंडिया के लोगों की कदर ना की जाती हो, चाहे साइंटिस्ट हो, तो वो माइग्रेट होकर दूसरी कंट्रियों में चले जाते हैं। हालांकि वहां से भी काफी कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के लिए, लेकिन फिर वो एक थ्योरी आ जाती है जो है हमारे यहाँ का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो ब्रेन ड्रेन इसलिए होता है क्योंकि इंडिया के अंदर इंडिया के साइंटिस्टों का या बहुत जो लोग होते हैं उनकी एक तो ना तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। अभी बहुत सारे मुद्दे उठे थे कि जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं उन्होंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया। उसका एक रीज़न ये था क्योंकि देखो कोई भी ऐसी देश में नहीं रहना चाहेगा जहाँ पर उनको सिक्योरिटी ना मिले। तो सिक्योरिटी जो है एक किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसके परिवार और उसकी फैमिली के लिए। तो अगर भारत सरकार में सिक्योरिटी को लेकर कहीं चूक हो रही है, तो जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसीलिए लोग यहाँ से उन एक तो ये रीज़न है, दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं दे पाते भारत के लोग और भारत सरकार। और वहाँ पर उनका सम्मान भी नहीं होता, ना कि उनके टाइम की कदर होती है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट यहाँ से मोस्टली चले ही जाते हैं। यहाँ पर वो दूसरे देशों में जहाँ पर उनके टैलेंट की कदर होती है, वो वहाँ पर ही कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे यूएसए हो गया, वेस्टर्न कंट्री होगी, वहाँ पर ही जाकर वो बस जाते हैं। इवन बहुत सारे फ़िल्म स्टार हैं, मैं आज एक के फ़िल्म स्टार के बारे में पढ़ रहा था, तो वो उनकी मतलब बॉलीवुड में उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, बहुत अच्छे जो है उन्होंने रोल प्ले करा। फिर उसके बाद में वो जो है कनाडा शिफ्ट हो गए, तो वहीं पर कनाडा में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सम्मान करना चाहिए लोगों का, जो अगर देश की सोसाइटी को किसी भी देश की सोसाइटी को आगे बढ़ाने में वो पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो चाहे इंडिया हो, कोई सा भी देश हो, चाहे चाइना हो, कोई सा भी देश हो, अगर अगर आप उनकी जो भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो लोग देश छोड़कर चले ही जाते हैं, दूसरे देशों में जाकर बजाते हैं, वहां पर वो कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पराक्रम दिवस। देखो पराक्रम दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो हर साल 23 जनवरी 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने फ्रीडम इंडिया की फ्रीडम को रिस्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। तो इन्हीं को कंट्रीब्यूट, इन्हीं का जो मतलब आप बोल सकते हो इनके इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया था उसको याद करने के लिए जो है पराक्रम दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये डेट देखो मैंने आपको दिखाया है कि कैसे जो है मतलब किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। उसमें से इंडिविजुअली क्वेश्चन नहीं पूछा था कि पराक्रम दिवस कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, बस डेट दे दी थी काफी सारी और आपदा आपको वहां पर क्रोनोलॉजिकली उसको अरेंज करना था। जैसे 23 तो इस टाइप के क्वेश्चन, और पीछे भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। देखो ये रहा
वर्ल्ड हिंदी दिवस कौन सी डेट को? 10 जनवरी को। तो इस टाइप, अब देखो ये क्वेश्चन था, ये आप देख रहे हो। तो यहाँ पर वर्ल्ड जो है ये नेशनल कहाँ गया? इंडियन, यहाँ पर तो नहीं पूछा है, इसके अंदर तो नहीं पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। कारगिल विक्ट्री डे, इंटरनेशनल वुमेन डे, यहाँ पर तो ये पूछा गया है, लेकिन आने वाले टाइम में उस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस। तो कारगिल विजय दिवस कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 26 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? देखो, 1999 में कारगिल वॉर हुआ है और भारत के सोल्जरों ने अपनी ब्रेवरी का वहां पर एक अच्छा प्रदर्शन किया और भारत के लोगों को बचाने के लिए वो अपनी जो जान थी उसको सेक्रीफाइस कर दिया। तो इन्हीं की ब्रेवरी थी, और सेक्रीफाइस जो इंडिया के सोल्जरों ने किया, तो उसी को याद करने के लिए ये कारगिल दिवस बनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, देखो मैंने आपको दिखाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दो तीन टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इंडिया के जो सोल्जर थे उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था देश के लिए, इसलिए ये कारगिल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, क्योंकि करंट में था ये। उस टाइम पे क्या हुआ था, जो बिपिन रावत थे, फर्स्ट फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनकी डेथ हो गई थी। एक जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था, तो उनकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अभी क्योंकि जनरल बिपिन रावत जी की डेथ हो गई थी 2021 के अंदर, तो उसके बाद में जनरल अनिल चौहान को बनाया गया था। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी करंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि जो है ये इनका नाम है जनरल अनिल चौहान। ठीक है, तो ये अब देखो, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो पहले, अभी क्या है ना कि पहले देखो, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने में आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जैसा कि आपको इंडियन एयरफोर्स के चीफ से अलग कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, इंडियन आर्मी के चीफ से अलग कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और इंडियन नेवी के चीफ से अलग कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अब क्या है, अब ये तीनों के तीनों जो चीफ होते हैं, ये रिपोर्ट करते हैं किसको? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को। तो अगर आपको मतलब भारत सरकार को कोऑर्डिनेट करना, तो वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को कोऑर्डिनेट करना होता है। इन इंडिविजुअल से अलग से जो है कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं होती। तो इससे क्या होगा कि सारी की सारी स्मूथ लाइन हो गई, या सारी की सारी चीजें जो बहुत ही स्मूथ हो गई है। डिसीजन बहुत जल्दी लिया जा सकता है। अगर कोई भी वेपन खरीदना है, कोई भी प्लेन खरीदना है, तो ऐसा नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स से अलग पूछेंगे, इंडियन आर्मी से अलग पूछेंगे, इंडियन नेवी के चीफ से अलग पूछेंगे। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है सीधा इनसे कंसल्ट करते रहते हैं, और वो सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठते हैं, ये इनको एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर बैठेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सीधा रिपोर्ट सौंपती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी एक्शन लेना होता है, वहाँ की जो कैबिनेट होती है वो तुरंत एक्शन लेती है। और फिर वो जो एक्शन लेना होता है वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है जो अल्टीमेट जो प्रेसिडेंट होता है उसको कमांडर ऑफ चीफ बोला जाता है। जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उनका कमांडर ऑफ चीफ है। तो देखो यहाँ पर ऐसा ऐसा जो अगर शब्द आता है कि हु इज द कमांडर ऑफ चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, तो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, तो इंडिया के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, और ना ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं उसके अंदर कराऊंगा आपको पॉलिटी के अंदर एक दो दिन में क्वेश्चन, एक दो दिन में उसके लेक्चर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग पर देखो, रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सीयूटी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है कि सीयूटी में पूछा गया है तो कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। ये मुझे लगता है कि अगर स्क्वाड जैसे जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही एक ऐसा जो सिक्योरिटी डायलॉग है, अभी बताऊंगा कौन कौन से देश इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, कि इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारे एग्जाम आ रहा है, ये तो बहुत सारे एग्जाम में आता है। अब कौन कौन देश शामिल हो, देखो क्वाड के बारे में बताता हूँ। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है स्क्वाड है, लेकिन फुल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये 4 देशों का ग्रुप है। कौन कौन से? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। अब देखो क्यों जरूरत पड़ी क्वाड बनाने की? क्वाड बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर आप इस वाले पोर्शन को देखो, देखो ये चाइना है यहाँ पर। तो चाइना साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी दिखाता है। वहां पर अगर कोई भी सी यहाँ से कोई भी कार्गो जाता है, तो
उसके जो नेवी है उसको रोक लेती है या डिसरप्ट कर देती है, किसी मतलब कि वो जाने नहीं देता। वो ये बोलता है कि ये जो सी है इसको साउथ चाइना सी बोलते हैं, यहाँ तक है साउथ चाइना सी, यहाँ तक साउथ चाइना सी में हमारा कब्जा है, तो यहाँ से कोई नहीं निकल सकता है। और यहाँ पर मलक्का स्टेट है, यहाँ पर मेरा कर्सर है, आप देख रहा हूँ मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट एक ऐसा स्टेट है, मतलब बोल सकते हो वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेट। स्टेट बोलते हैं एक पतली सी वाटर बॉडी होती है, इधर भी एक बड़ी वाटर बॉडी है, इधर भी एक बड़ी वाटर, छोटी सी एक वाटर बॉडी होती है, उससे शिप निकलते हैं, जहाज, पानी के जहाज या कार्गो निकलते हैं। तो ये बहुत बिजी स्टेट है, स्टेट बोला जाता है इसको। तो क्योंकि चाइना ना इतने पोर्शन पर कब्जा कर रखा हुआ है, चाइना निकल नहीं देता, तो इसी मतलब यहाँ पर जो नेविगेशन हो वो फ्री हो, तो इसी चीज को देखते हुए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ये यहाँ पर जो देख रहे हो ये यूएसए का ही पार्ट है, अलास्का। तो इन चारों ने मिलकर एक जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नाम का एक ग्रुप बनाया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है क्वाड। इसकी जो सबसे पहले मतलब शुरुआत थी, जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उनकी डेथ होगी, इनको किसी ने गोली मार दी थी। तो उन्होंने बोला था कि भाई हमको ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए, क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी दिखा रहा है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए हमको ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर, मतलब हमको कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तो फिर चारों कंट्रियां मिली और चारों कंट्रियों ने मिलकर ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और ये ग्रुप बनाया। तो ये हमेशा प्रमोट करते हैं फ्री एंड ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, तो कि भाई वहां पर किसी की भी दादागिरी नहीं चलेगी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ऑल्सो नोन एज द क्वाड। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड एक ही बात होती है। तो यहाँ पर चाइना इसका मेंबर नहीं है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है और यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। देखो मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, सीयूटी 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि इतना तो जो बच्चे, मुझे नहीं पता कि शायद उनको पता है या नहीं पता है, इतना तो आपको अपडेट रहना ही चाहिए कि हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में है। ऐसा नहीं कि आपको इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए था सीयूटी में जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया था। तो आरबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं। आरबीआई के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कितनी बार पूछे गए हैं। जैसे आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये पहले एक प्राइवेट बैंक था, तो उसमें वहाँ पर जो प्राइवेट लोग थे, मतलब जो सरकारी बैंक नहीं था ये। अब जब देश आज़ाद हुआ तो 1949 के अंदर इसके जितने भी स्टॉक्स थे, जितने भी शेयर थे, वो भारत सरकार ने खरीद लिए, भारत सरकार तो पूरी तरह से, फिर उसके बाद में ये भारत सरकार का बैंक हो गया। 100% इसके जो शेयर हैं वो भारत सरकार के हैं। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन ये बनता है, एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन कौन थे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर ये पूछा जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो अगर फर्स्ट गवर्नर की बात करें हम, तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, इंडिया के नहीं थे ये, फर्स्ट गवर्नर थे। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा, इंडियन गवर्नर कौन थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई सी डी देशमुख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार पूछा गया है। अभी देखो करंट में क्यों था ये, मैंने करंट के साथ साथ में, ऐसा नहीं कि मैं केवल एक स्ट्रेट लाइन उठा कर रख दूं आपको और आप पढ़ लो कि भाई ठीक है, आपको थोड़ा सा उसका जो है जीके भी जानना जरूरी है। क्योंकि पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछ ले आपको, जब भी आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हो तो अपना जीके वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। तो एक थोड़ा सा 2-3 पॉइंट पढ़ लोगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको काम देगा, आपकी जीके स्ट्रांग होती है उसको, और इवन उसमें सिलेबस में भी है, जीके भी आती है। तो अभी 26 नंबर के गवर्नर बनाए गए हैं, इनका नाम था संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आरबीआई का मुंबई के अंदर। अब ऑफ कोर्स इसकी रीजनल ब्रांचेज हैं, लेकिन रीजनल ब्रांचेस के बारे में नहीं पूछा है यहाँ पर। तो हेडक्वार्टर ऑफ द आरबीआई इज सिचुएटेड इन द मुंबई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। तो इतने क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको कोई प्राइवेट सीरीज वाला बहुत सारे क्वेश्चन, वो यूपीएससी के लेवल के या फिर अलग अलग टाइप के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराता है, तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है सीयूटी वाले बच्चों के पास। एक तो वो बोर्ड में लगे रहते हैं, दूसरी बात बोर्ड से निकलते हैं, मुश्किल से 1-2 मंथ का उनके पास टाइम होता है, उसी में इतनी सारी करंट अफेयर और मैथ करना, रीजनिंग करना, अपने डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी करके रखना, तो ये अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। तो आप किसी प्राइवेट वाला के चक्कर में अगर आप फंस जाते हो, तो हो सकता है वो प्राइवेट वाला जेन्युइन हो आपके लिए, हो बाकी में वो आपको सीयूटी लेवल की तैयारी करा रहा हो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो बस क्वेश्चन रखेंगे,
वो अपना ऐसे दिखाना चाहेंगे, अपनी टेस्ट सीरीज बनाना चाहेंगे, 10 की जगह 20 कर देंगे, देखो हमारे यहाँ पर 20 टेस्ट सीरीज है, 30 सेट टेस्ट सीरीज है, तो इस टाइप से वो वसूली का काम करते हैं। देखो हमारा इतना मटेरियल, हम कितना मटेरियल दे रहे हैं, तो देखो मटेरियल देने से मतलब नहीं होता है, मटेरियल तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या वो मटेरियल रेलिवेंट है या नहीं है, ये मैटर करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो चेयर हैं, उनको जय शाह को बनाया गया है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको सीधा आ सकता है। और ये भी आ सकता है कि ये यंगेस्ट चेयरमैन है आईसीसी के, तो ये बात आप याद रखना यहाँ पर। अब यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है, क्यों, देखो ये न्यूज़ में भी है। अभी हुआ क्या है, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, जैसे ये प्रेसिडेंट बने, तो इन्होंने काफ़ी सारी ट्रीटीज यूएसए को विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो उसमें से एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पहला यूएसए मेंबर था, लेकिन अब इस यूएसए ने जो है अपने हाथ पीछे खींच लिए, इस अब वो इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं रहा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी कौन सी रिसेंटली कंट्री है जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबरशिप है उससे विड्रॉ किया है, तो आंसर होना चाहिए यूएसए। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। देखो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, देखो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। अब इसके अंदर भी कमी है। जब कोविड लगा था, तो कोविड के अंदर काफ़ी इसको क्रिटिसाइज किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि इसका जो फंड है सभी देश के सभी लोग देते हैं, लेकिन कुछ कंट्री ऐसी जो बहुत ज़्यादा फंड देती हैं, जैसे यूएसए हो गया। तो यूएसए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा फंड देता है, बावजूद उसके कि यहाँ के जो जनरल थे, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो था, उसने सही जानकारी नहीं दी यूएसए को या दूसरी कंट्री को। पहले ही उसने चेतावनी नहीं दी, अवेयर नहीं करा कि भाई ऐसा कोविड आने वाला है। तो उसकी वजह से काफ़ी इसका क्रिटिसिज्म हुआ था। और स्पेशली ये जो इसके जो करंट डायरेक्टर हैं, टेड्रोस टेड्रोस ने चाइना की झूठी तारीफ की कि देखो चाइना ने कैसे कोविड को हैंडल किया है, दूसरे देशों को भी चाइना से जो है सीख लेनी चाहिए कि कैसे कोविड को हैंडल किया जाता है। जबकि वो सारा रायता चाइना ने फैलाया था, चाइना के द्वारा ही कोविड को फैलाया गया। और इवन चाइना के अंदर एक मतलब चाइना क्या करता है, जब भी कोई मान लो मिस इन्फॉर्मे जैसे कोई भी है, वहाँ पर कोई भी जो इंसिडेंट होता है, जैसे कोविड वाला था, वहाँ पर कितने लोग मरे कोई डेटा किसी के सामने नहीं आता, पब्लिक के सामने कोई डेटा नहीं आता है। तो बस ये वहाँ पर इन्होंने जाकर जो है चाइना की तारीफ कर दी। तो ये बात जो है सभी देशों को बुरी लगी कि भाई आप कैसे चाइना की तारीफ कर सकते हो, चाइना के बारे में तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वहाँ पर कितने लोग मरे, हो सकता है कि यूएसए से भी ज़्यादा वहाँ पर लोग मरे थे। इंडिया के अंदर क्या था, इंडिया के अंदर फ्रीडम थोड़ी बहुत दे भी रखी थी, लेकिन वहाँ पर तो यहाँ पर फ्रीडम थी, भाई आपको इंजेक्शन लगवाना हो लगवा सकते हो, नहीं लगवाना है मत लगवाओ। लेकिन चाइना के अंदर क्या आता है, मैंडेटरी है, लगवाना ही पड़ेगा आपको, आपकी हाँ या ना से कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, वो पूरी की तरह से मतलब वहाँ पर डिक्टेटरशिप जैसा सिस्टम ही है। वहाँ पर बोलते हैं डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। तो इन्होंने ये जो करंट डायरेक्टर जनरल, देखो यूएन के अंदर सबसे जो बड़ी पोस्ट, सॉरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो डायरेक्टर जनरल की होती है। तो डायरेक्टर जनरल इस टाइम जो है ट्रेडोज, तो इन्होंने ही झूठी तारीफ करी थी, तो इसीलिए यूएसए ने विड्रॉ कर लिया कि भाई हम इसमें इतना पैसा देते हैं, बावजूद उसके हमारे इतने लोग मरे थे बहुत। देखो यूएसए को बहुत नुकसान हुआ था, अगर किसी देश को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था तो वो यूएसए था। तो इसलिए जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बने, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपने हाथ पीछे खींच लिया कि भाई हम इसको कोई फंड नहीं देंगे, हम मेंबरशिप ही खत्म कर रहे हैं। तो इसका हाँ हेडक्वार्टर जरूर पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, जैसे मैंने आपको दिखाया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड स्विट्जरलैंड जेनेवा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इवन ये भी नहीं पूछा गया कौन सी डेट को ये स्टैब्लिश हुआ है। बहुत कम चांस है, बस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद रेस्पेक्ट टू द करंट अफेयर कि भाई कौन सी कंट्री ने हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ किया है। तो आपको नाम पता होना चाहिए, यूएसए ने ये विड्रॉल किया है। तो ये हमारी करंट अफेयर थी। देखो मैं यहाँ पर सीधा आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ किस टाइप की करंट अफेयर पर पूछी जा रही है। मैं ऐसा नहीं कि आपको जैसे यहाँ पर इन्होंने बहुत ही वेग सिलेबस दे रखा है करंट अफेयर्स, बस यही दे दिया। क्या आनी है, नेशनल लेवल की आनी है, इंटरनेशनल लेवल की आनी है, कैसी आनी है, ये नहीं बताया इन्होंने। तो इनके सिलेबस के चक्कर में आप ना रहे, क्योंकि देखिए मैं आपको अगर सच बताऊं तो जैसे इन्होंने यहाँ पर मैथ का सिलेबस दे रखा है, ये इन्होंने जो मैथ का सिलेबस दे रखा है, कहीं भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में मेंशन नहीं कर रखा है, जबकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पूछे गए, वो 11th क्लास का एक टॉपिक है मैथ का। तो देखिए आप इनका जो है सिलेबस, इन्होंने बहुत ही वेग सिलेबस दे रखा है, बच्चों को फंसाने के लिए सिलेबस दे रखा है।
कि बच्चे बस यही पढ़ लें, तो आपको बियॉन्ड द सिस्टम जाना पड़ेगा। आपको ये जो सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, इसके बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा आपको। लेकिन कितना बियॉन्ड जाना पड़ेगा, ये आपको पिछले साल के क्वेश्चन को एनालाइज़ करना चाहिए। तो ये अपना जो लेक्चर है करंट अफ़ेयर का, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं और अपने नए करंट अफ़ेयर में मिलते हैं।